तो अब बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन जंग की। यूक्रेन में जंग लड़ने दूसरा कादिरव पहुंच गया है। रमजान कादिरव उसे खुद से भी ज्यादा खूंखार बनाने के लिए यूक्रेन युद्ध में उतार दे रहे हैं। युद्ध में शामिल होकर वो चेचन लड़ाकों के साथ खून खराबा सीख रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कादिरव की कुर्सी वही संभालने वाला है। वो कौन है, कहां है, क्या करने वाला है, जवाब आपको स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। रमजान कादिरव पुतिन का हिटमैन है। रमजान कादिरव का हिटमैन कौन? कादिरव पुतिन का सबसे वफादार है। कादिरव का सबसे वफादार कौन? रमजान कादिरव पुतिन का राइट हैंड। रमजान कादिरव का राइट हैंड कौन? पुतिन के एक इशारे पर खून की दरिया बहाने वाले चेचन स्पेशल फोर्स का सुप्रीम कमांडर रमजान कादिरव के लिए पुतिन का आदेश पत्थर की लकीर है। लेकिन क्या आप जानते हैं रमजान कादिरव का सबसे बड़ा यस मैन कौन है? वो कौन है जो कादिरव की सुनने के बाद अपनी भी नहीं सुनता? वो कौन है जिसे रमजान कादिरव अपना सबसे खूंखार हंटर मैन बनाने में लगा है? वो कौन है जिसे कादिरव चेचन फोर्स का उत्तराधिकारी बनाने वाला है? रमजान कादिरव नाम तो आप जानते ही हैं। दुनिया का सबसे खूंखार लड़ाका, जिसे ना टैंक की जरूरत है ना मिसाइल की, फिर भी जंग में खौफ का जलजला लाने के लिए उसका नाम ही काफी होता है। यह ऐसा खूंखार है, उसके लिए इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं। वो अपने बाद किसे चेचन फोर्स का कमान देना चाहता है, किसे अपने जैसा खूंखार बनाने में लगा है, किसे खुद की तरह बर्बर बनाने को तुला है। जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो कोई और नहीं बल्कि खुद रमजान कादिरव का नाबालिग बेटा है। उसका नाम है अदम कादिरव। रमजान कादिरव का बेटा जो अभी सिर्फ 14 साल का है। रमजान कादिरव ने उसे यूक्रेन जंग में उतार दिया है। 14 साल के बच्चे को जंग मैदान में उतारना रमजान कादिरव के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कादिरव 8 से 10 साल तक के लड़कों की बच्चा आर्मी बना रखी है, जो इतनी कम उम्र में ही युद्ध के मैदान में उतरने का दम भरते हैं। इन सभी बच्चों के हाथों में क्लाशनिकोव जैसे खतरनाक हथियार आप साफ साफ देख सकते हैं। वीडियो में जिन बच्चों के हाथों में आप बंदूक देख रहे हैं, दरअसल ये कादिरव के बारूदी सनक का नतीजा है। दावा किया जाता है कि पहले चेचन युद्ध के बाद से युद्ध में बच्चों का इस्तेमाल शुरू हो गया था और यूक्रेन युद्ध के वक्त भी चेचन के किड कमांडर रूस के लिए जीने मरने की बात करते सुनाई देते हैं। सही सुना आप। इतने छोटे बच्चे के जहन में बारूद का नशा भरने वाले कादिरव ने ऐसे ही अपने बेटे के हाथों में कम उम्र में ही बंदूक थमा दी और अब अपने खून को खून खराबा सिखाने के लिए जंग में उतार दिया है। दुनिया को इसकी भनक तब लगी जब रमजान कादिरव ने अपने बेटे
अदम कादिरफ को साथ लेकर मारियोपोल के एक अस्पताल पहुंचा। उस अस्पताल में रमजान कादिरफ ने अपने बेटे की मुलाकात अपने खास कमांडर रुजलान ज़िरीमियेव से कराई। परिचय हुआ तो अस्पताल में भर्ती रुजलान ने भी अदम का हौसला बढ़ाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें चेचन फोर्स के चीफ का बेटा अदम सेना की वर्दी में दिखा। रमजान कादिरफ का कहना है कि वो अदम को जंग मैदान में इसलिए लेकर गया ताकि वो जंग की बारीकियों को सीख सके, युद्ध के दांव पेच सीख सके, मरने और मारने का युद्ध कौशल को करीब से अनुभव कर सके। कादिरफ ने अदम का पहला कदम बताया, जबकि अदम को मारियोपोल ले जाने के पीछे दावा ये किया जा रहा है कि युद्ध में खुद के जैसे बर्बर बनाने के लिए रमजान कादिरफ ने बेटे को जंग के मैदान में उतार दिया है। ठीक वैसे ही जैसे कसाई गैंग का कमांडर बच्चा ब्रिगेड को बचपन से ही सेना की वर्दी पहना देता है, उन्हें युद्ध कौशल में पारंगत करने के लिए घुड़सवारी सिखाता है और जंग के मैदान में दुश्मनों का खून बहाने के लिए संगीनों की सरपरस्ती सिखाता है। यूक्रेन के कैपिटल कीव पर कब्जे की लड़ाई में भी रमजान कादिरफ और उसके चेचन लड़ाकों की मौजूदगी के आरोप लगे। बूचा में हुए नरसंहार की जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का कलेजा कपा दिया, उसमें भी कादिरफ के चेचन लड़ाकों की भूमिका के आरोप लगे। मारियोपोल में रूस ने जो तबाही मचाई, बर्बादी की विनाशलीला को अंजाम दिया, उसके लिए कादिरफ की प्लान और उसके चेचन स्पेशल फोर्स को जिम्मेदार बताया गया। यही नहीं, सेवेरोडोनेत्स्क के साथ साथ डॉनबास इलाके के डोनेस्क, लुहांस्क के साथ साथ खार्किव की लड़ाई में भी चेचन लड़ाकों के शामिल होने के दावे किए गए। ये वही रमजान कादिरफ है जिसने पुतिन के कहने पर सीरिया में इतनी खबरें खड़ी कर दी कि रमजान कादिरफ का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। Ну, Украина это закрытый вопрос, то мне интересно Польша, да. Польша, да, чего добивается, да. После Украины, да, если будет команда, да, мы 6 секунд, да, покажем вам, на что вы способны, да. रमजान कादिरफ राष्ट्रपति पुतिन का वो वफादार जिसे दुनिया चलती फिरती किलिंग मशीन कहती है। रमजान कादिरफ राष्ट्रपति पुतिन का वो खास कमांडर जिसकी डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द मौजूद नहीं। वो एक बार फिर धमकी पर उतर आया है। कादिरफ के मुताबिक वो इस जंग में न सिर्फ यूक्रेन को हराएंगे बल्कि नाटो को सजा भी देंगे। На днях вы увидите настоящую, да, спецоперацию, которая, да, видно будет, как эти шайтаны бегут не только, да, с этих городов, но и из Украины. चेचन लड़ाकों की लड़ाई और रमजान कादिरफ की सक्रियता को देखकर विदेशी मीडिया दावे कर रही है कि पुतिन के इशारे पर यूक्रेन की असल लड़ाई को रमजान कादिरफ ही अंजाम दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन की जमीन से चेचन फोर्स के हमले के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। यूक्रेन पर पुतिन की चढ़ाई का ऐलान रमजान के लिए सपने जैसा था। वो सालों से इसका इंतजार कर रहा था और जैसे ही पुतिन का ऑर्डर चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी पहुंचा, रमजान अपनी खूंखार सेना के साथ यूक्रेन कूच कर गया। रमजान कादिरफ को समझने के लिए आपको रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 1855 किलोमीटर दूर चेचनिया के कैपिटल ग्रोजनी चलना होगा, जहां राज तो रमजान कादिरफ का है, लेकिन सिक्का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चलता है। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तब चेचनिया ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, लेकिन रूस को ये गवारा नहीं था। 1994 से 1996 के बीच दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। रूस ने कुछ समय बाद पैर पीछे खींच लिए। 1999 में फिर दूसरी लड़ाई हुई। इस बार रशियन आर्मी ने चेचनिया में कहर ढा दिया। चेचनिया को रूस के कंट्रोल में ला दिया गया, ग्रोजनी को बर्बाद कर दिया गया। कुछ वक्त तक सब कुछ शांत हो गया, फिर शुरू हुआ आतंकवाद।
इससे निपटने के लिए रूस ने वही खेल खेला जो हर देश में खेला जाता है। पैसे और पावर का लालच दिखा के विद्रोहियों को तोड़ दिया गया। अहमद कादिरोव अपने साथी विद्रोहियों को छोड़ के रूस के साथ आ गया, लेकिन 2004 में वो अपने पुराने साथियों के हाथों मारा गया। फिर उसका बेटा रमजान कादिरोव वहां का प्रधानमंत्री बना। अब वो पुतिन का आदमी था चेचनिया में, जहां पर हमेशा रूस से अलग होने के नारे लगाए जाते थे। वहां रमजान ने रूस की सत्ता फैला दी। रूस की चिंता अब कम हो गई थी। फिर चेचनिया को भी फायदा लगा था। वहां का 80% बजट रूस से फाइनेंस होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, चमकते मॉल। रमजान भी एक धनी आदमी बन गया और 2007 से चेचन्या का सर्वे सर्वा बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद पुतिन के एक इशारे पर अपने खूंखार लड़ाकों को साथ लेकर ऑपरेशन यूक्रेन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकल गया। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके को जीतने के लिए इस वक्त अपनी पूरी ताकत लगा दी है। रूस की सेना और चेचन लड़ाके डॉनबास के कई इलाकों में पूरी बेरहमी से यूक्रेन के सैनिकों पर टूट पड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि वो एक एक करके कई इलाकों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। युद्ध के दौरान कादिरोव कई बार इस बात का जिक्र कर चुका है कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन के साथ जंग में खुली छूट नहीं दी जा रही। कादिरोव ने कई बार उसके लिए सीधे पुतिन को ही दोषी ठहरा दिया था। कादिरोव का दावा था कि अगर उन्हें और उनके लड़ाकों को पूरी छूट दी गई होती तो वो कुछ ही दिन में जंग को खत्म कर देते, लेकिन पुतिन ने ऐसा नहीं किया। चेचन कमांडर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मारियोपोल की जंग भी इसी वजह से 3 महीने से ज्यादा वक्त तक खिंच गई थी और माना जा रहा है कि कादिरोव अब मारियोपोल वाली गलती दोहराना नहीं चाहते। वो डॉनबास के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर तेजी से कब्जा जमाना चाहते हैं ताकि अपने सुपर बॉस पुतिन के फरमान को अमली जामा पहना सके। साथ ही यूक्रेन युद्ध में अपने बेटे को उतार कर उसे युद्ध कौशल का पाठ सिखा सके। और अब बात सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे उसकी पहली सुलझाने भी अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि हथियारों के ट्रेल को सुलझाए बगैर पुलिस असली कातिलों तक पहुंच नहीं सकती। सिद्धू मूसेवाला को जान से मारने के लिए हमलावरों ने 100 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। करीब 20 गोलियां तो मूसेवाला के शरीर के आर पार निकल गई। और अब इस हत्याकांड में पुलिस की जांच उन हथियारों की ओर मुड़ गई है जिन हथियारों का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए किया गया। शुरुआती तफ्तीश में ये बात सामने आ गई थी कि मूसेवाला को मारने के लिए हमलावरों ने AN-94 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया और अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है हमलावरों के पास AN-94 राइफल कहां से आई थी। हत्याकांड में इस्तेमाल हुए दूसरे हथियार कहां से आए थे। हथियार पंजाब में पहले से ही मौजूद थे या फिर हत्याकांड के लिए हथियारों को खास तौर से पंजाब लाया गया था। पंजाब के मानसा से करीब 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बनवानी तक जांच की सुई घूमने लगी है। इस बात का शक गहराने लगा है कि कहीं बनवानी के सेंधवा से ही तो मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार नहीं मंगाए गए थे। पंजाब पुलिस की कस्टडी में मौजूद लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े कई राज पंजाब पुलिस के सामने उगले हैं, लेकिन अब तक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार कहां से आए, वो हथियार कहां छिपाए गए और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर फंडिंग कहां से हुई, इस पर लॉरेंस बिश्नोई चुप्पी साधे हुए है। यही वजह है कि सख्ती से लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के हर एक राज से पर्दा उठाया जाए। एक दिन पहले पुणे से बरामद इन हथियारों से भी जांच की लीड मिल रही है। 13 पिस्तौल और कारतूस के साथ पुणे पुलिस ने शूटर संतोष जाधव को 7 लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। संतोष जाधव लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था।
पुलिस के मुताबिक सभी 13 पिस्तौल को बंडवानी के सेंधवा से ही महाराष्ट्र